गुड मॉर्निंग मैम। हेलो हेलो, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, so let's start today's class. What we have completed yesterday? हमने कल क्या एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल कैंसर कैंसर, फिर yes, ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद एक ही देखा था सिर्फ इसोफेजी, इसोफेजियल यस फिर गैस्ट्रिकल, गैस्ट्रिक कैंसर ओके तो लेट्स वर्क अभी भी एक रह गया एक बाकी एक कैंसर और देखा था विच वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक बाकी रह गया यूट्राइन वो हो गया उसके बाद बीएससी किस में आता है बीएससी किस में आएगा ब्रेस्ट कैंसर यस ओके सो लेट्स वर्क क्विक रिवीजन हमने एंडोमेट्रियल और यूट्राइन कैंसर देखा था व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेट्रियल कैंसर कैंसर ऑफ यूट्रस, कैंसर ऑफ यूट्रस व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स चलो लिस्ट इट आउट रिस्क फैक्टर्स ईआरटी, ओके एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी फिर पीसीओडी, ओके पीसीओडी इंक्रीज्ड एज, इंक्रीज एज नॉलीपेरी, नॉलिपैरिटी मतलब नॉलिपैरिटी का मतलब क्या never deliver birth. यस शी हैज नेवर डिलीवर अ बेबी एक भी बार डिलीवरी नहीं हुई है ऐसी मदर को भी रिस्क है फिर अर्ली मेनर्की एंड लेट मेनोपॉज, okay early menarche late menopause other फैमिली students हिस्ट्री, yes family history of ओबेसिटी, uterine Use cancer of as well as colorectal cancer then use of use of intrauterine device. yes use of iod copper T Obesity. yes History of breast or ovarian cancer. yes so these are the risk factors then हमने hypertension and diabetes then हमने देखा assessment finding अगर यूट्राइन कैंसर होगा तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे व्हाट अबाउट साइन एंड सिम्टम्स असेसमेंट फाइंडिंग्स आपको क्या देखने को मिलेगा Abnormal bleeding. यस वजाइनल डिस्चार्ज, स्पेशली एबनॉर्मल ब्लीडिंग सर्वाइकल में भी है इसमें भी है बट डिफरेंस इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग कब हो रहा है कौन सी फीमेल्स को होगा मेंस्ट्रुएशन के वक्त क्या है उसमें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यस ये जो पर्सन है उसको मेनोपॉज आ गया है उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है सो दिस इज नॉट पॉसिबल आफ्टर मेनोपॉज वजाइनल ब्लीडिंग हो ही नहीं सकता बट फिर भी हो रहा है सो दैट इज व्हाई इट इज एबनॉर्मल तो ऐसे जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग से कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकते हैं सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि ये एक डिफरेंस है कि जो अलग करता है सर्वाइकल कैंसर को और यूट्राइन कैंसर को सो ये याद रखना है फिर Vaginal अनदर थिंग discharge. ओके वजाइनल डिस्चार्ज
उसके बाद enlarged uterus, low यस, back, pelvic, abdominal हाँ, pain, यस, ओके। व्हाट आर द इंटरवेंशंस? इंटरवेंशंस हम क्या कर सकते हैं? इधर 3 इंटरवेंशन ही याद रखनी है। क्या क्या कर सकते हैं हम? कीमोथेरेपी, कीमो, हाँ, कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी। इसमें रेडिएशन इंटरनल दे सकते हैं हम? इंटरनल रेडिएशन दे सकते हैं यूट्राइन कैंसर में? यस, यस, डेफिनेटली। सो रेडिएशन जहां जहां पर ऐसा हो कि कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, ये 3 ऑप्शंस होते हैं कैंसर में। आपको देखना है कि ये जो कैंसर है इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दे सकते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होंगे कि जिसमें इंटरनल नहीं दे सकते, तो फिर उसमें सिर्फ एक्सटर्नल रेडिएशन ऑप्शन अगर है ऐसा कुछ तो आप सिलेक्ट करोगे। सो इंटरनल, एक्सटर्नल रेडिएशन, कीमो देंगे। एंड अनदर थिंग वी कैन डू, ये जो कैंसर से रिप्रोडक्टिव ट्रैक के कैंसर वो एक वजह से होते थे, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। व्हाट इज दैट? अनदर नॉन सर्जिकल मेथड अदर देन कीमो, रेडिएशन, और क्या कर सकते हो नॉन सर्जिकल मेथड से? प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी विथ यस। सो मेडिकेशन याद रखनी है। कैसी मेडिकेशन? प्रोजेस्टेरॉन थेरापी या तो एंटी एस्ट्रोजन थेरापी या मेडिकेशन आप दे सकते हो। सो दिस आर द मेडिकेशंस। बिकॉज हमें पता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से, एस्ट्रोजन थेरापी की वजह से कैंसर होने का रिस्क है। अगर उसकी वजह से हुई है ट्यूमर तो हम उसको उसकी ऑपोजिट मेडिकेशंस देंगे। प्रोजेस्टेरॉन है, एंटी एस्ट्रोजन है, ऐसे मेडिसिन देंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या कर सकते हैं? हिस्ट्रेक्टोमी, टोटल हिस्ट्रेक्टोमी करना है। अलोंग विथ टोटल हिस्ट्रेक्टोमी और क्या करना है? सिर्फ यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, 3 ही चीज निकालेंगे टोटल हिस्ट्रेक्टोमी करके? ओवेरियन में फैलोपियन ट्यूब। यस। तो वो सर्जरी को हम बोलेंगे सेल्फिंग जो ओफेरेक्टोमी। तो वो भी निकाल देना है। फिर हमने देखा ब्रेस्ट कैंसर। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेस्ट कैंसर? कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, ओके। रिस्क फैक्टर क्या है ब्रेस्ट कैंसर के? age कौन सा? greater than 65 year, हम्म, फैमिली, family, फैमिली हिस्ट्री, अर्ली मेनस, लेट मेनस, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, ओके। नलीपेरी, ओके, नली पैरिटी। और नली पैरिटी ना हो तो और क्या रीजन है? शी इज नॉट नली पैरा, शी हैज गिवन अ बर्थ टू चाइल्ड बट वेरी लेट लेट। यस, लेट फर्स्ट बर्थ, फर्स्ट चाइल्ड उसका बहुत लेट एज में हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। एंड प्रीवियस कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, यूट्रस एंड ओवरीज, ओके। अदर रिस्क फैक्टर्स? और कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, एटिपिकल हाइपरप्लेशिया, यस, एटिपिकल हाइपरप्लेशिया, फिर ओबेसिटी, ओबेसिटी, यस, हार्मोन high, रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, यस। high एंड dose radiation exposure to chest. यस, यस, चेस्ट पर रेडिएशन ज्यादा लग गया है तो भी चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर के। एक अनदर रीजन भी है जो कॉमनली अभी होता है कि आफ्टर डिलीवरी अगर जो फीमेल है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती बेबी को, लाइक ब्रेस्ट मिल्क इजैक्यूलेट ही नहीं हो रहा है ड्यू टू एंगोर्जमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वो ब्रेस्ट मिल्क अंदर ही रह जाएगा और उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। रिसेंटली ये सारे ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं कि जो मदर्स को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनमें मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स ऐसी थी कि आफ्टर डिलीवरी शी वाज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड। सो ये एक दूसरा रीजन है। असेसमेंट, जब भी ब्रेस्ट कैंसर होगा तब साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे पेशेंट में?
bloody or clear nipple discharge, Yes. nipple retraction or asymmetry, elevation, Yes, nipple retraction and elevation. Yes, someone has said something else. asymmetry, एसिमेट्रिकल हो गए. ब्रेस्ट दोनों सिमेट्रिकल होते हैं. no, no, तो ब्रेस्ट तो नॉर्मली एसिमेट्रिकल होते हैं, तो इसमें ये क्या है? व्हाई दे आर राइटिंग एसिमेट्री? नॉर्मली दोनों ब्रेस्ट सेम नहीं होते हैं, तो फिर ये एबनॉर्मल कैसे हुआ? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस इज सो. एसिमेट्रिकल होते हैं ब्रेस्ट, हमें पता है, बट बहुत ज्यादा एसिमेट्रिकल नहीं होते हैं. अगर बहुत ज्यादा एसिमेट्री देखने को मिलती है, देन इट इंडिकेट्स समथिंग इज एबनॉर्मल. फिर mass और मास skin फेल्ट में भी. dimpling, retraction or ulceration. ओके, ब्रेस्ट की स्किन डिम्पलिंग हो जाएगी, रिट्रैक्शन, अल्सर्स हो जाएंगे. बीएससी के वक्त मास फील होगा. सबसे कॉमन प्लेसेस कौन से है ब्रेस्ट में? upper outer quadrant, यस, अपर आउटर क्वाड्रेंट. देन और एक ही जगह है सिर्फ? और कौन सी प्लेस है? निपल beneath के the nipple नीचे or और axilla, एक्सिला. हाँ, यस. सो दिस आर द कॉमन प्लेसेस जहां पर सबसे ज्यादा होता है. ऐसा नहीं कि दूसरी जगह नहीं हो सकता, बट यहाँ पर सबसे कॉमन है, यूजुअली यहाँ पर फील हो सकता है. देन मेमोग्राफी करेंगे, तब भी लीजन दिखेगा मेमोग्राफी में. एंड जब मदर पाल्पेट करती है, तब उसको कुछ फिक्स्ड ऐसे गांठ जैसा फील होगा, जो एक ही जगह पर है, मूव नहीं कर सकता. सो फिक्स्ड, एकदम इरेगुलर शेप का कुछ उसको फील होगा. एंड ये जो है वो यूजुअली पेनलेस होता, लाइक टिपिकली पेनलेस होती है, बट धीरे धीरे जैसे कैंसर एडवांस होता जाएगा, वो पेनफुल होता जाएगा लीजन. सो इनिशियली मदर को पेन नहीं होगा ऐसे सब पाल्पेट करेगी तो. ओके. देन और क्या चीज होगा? एक क्लासिकल साइन है ब्रेस्ट कैंसर की. व्हाट इज दैट? व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ ब्रेस्ट UD कैंसर? orange, yes, spotty orange. What is this spotty orange skin? spotty orange skin का मतलब क्या? What do you mean by this word or this sign? Explain me, I ऑरेंज don't. की जो वो ऊपर की जो स्किन होती है ऐसे वो ब्रेस्ट में हो जाता है. हाँ, ऑरेंज की पील कैसी होती है? ऑरेंज कलर की जो गड्ढे गड्ढे वाली एंड पोरस जैसी कैसे दिखती है? सेम स्किन ब्रेस्ट की हो जाती है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पॉडी ऑरेंज स्किन. देन एक्जिला में भी लिम्फेडिनोपैथी होगा. जो भी अफेक्टेड आर्म है, जिस साइड ब्रेस्ट कैंसर है उस साइड का हाथ में भी लिम्फेडिमा होगा. एंड अगर वो मेटास्टेसिस होके बोन में, लंग्स में चला गया है, तो उसके भी सिम्टम्स दिखेंगे. अर्ली डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर का? BSc performed बीएससी से. कब करना होता है बीएससी? during shower, ड्यूरिंग शावर, यस, बट टाइम पीरियड? 7 to 10 days after the मेंसेस, यस, मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है उसके 7 से 10 दिन के अंदर करना होता है. सो एक हफ्ते बाद करना होगा. एंड 3 दिन में आप कभी भी कर सकते हो, हफ्ते बाद के जो 3 दिन है. सो दिस इज द आइडियल टाइम. सो फीमेल की डेट फिक्स नहीं होगी. द डेट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल. उसकी फिक्स डेट नहीं होगी मेल्स के जैसे. कौन सी फीमेल्स कर सकती है? मेनोपॉज वाली फीमेल्स नहीं कर सकती. sorry, she has to do, yes, though she is a postmenopausal female. उसको फिर फिक्स डेट करके एवरी मंथ बीएससी करना होगा. और हिस्टेरेक्टोमी किया है तो चलेगा, उसमें नहीं करेगी तो चलेगा.
हिस्टेक्टोमी में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। सॉरी, ये पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल को करना है, हिस्टेक्टोमी कर दिया है तो चलेगा, वो नहीं करेगी तो चलेगा। करना हिस्टेक्टोमी पड़ेगा रेगुलर। उसको भी करना पड़ेगा, यस। ऐसा नहीं है कि हिस्टेक्टोमी कर दिया है तो नहीं करोगे ब्रेस्ट बीएससी तो चलेगा, नो। शी हैज टू डू बीएससी ऑन सेम डेट ऑफ एवरी मंथ, बिकॉज अभी मेंसेस नहीं होंगे, बट उसको बीएससी तो करना है। बीएससी सब फीमेल को करना है, वेदर उसका एक ब्रेस्ट रिमूव कर दिया है, पोस्ट मेनोपॉजल है, कोई भी फीमेल है, सबको बीएससी करना है। बीएससी कैसे करना है, आप क्या बोलोगे पेशेंट को? चलो टेल मी स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होता है। फर्स्ट 5 स्टेप्स में करना होता है, कैसे करेगी फीमेल? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? शावर लेने ड्यूरिंग शावर में करना होता है, और सोप और वाटर अप्लाई, वो स्किन जो स्लिपरी हो जाती है तभी करना होता है एग्जामिनेशन। और कैसे यूज करोगे? द पेड्स ऑफ योर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर्स टू प्रेस एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट ओके, जस्ट सराउंडिंग। डोंट रीड इट, मुझे एक्सप्लेन करो। इफ यू वांट टू स्पीक इन गुजराती दैट इज आल्सो फाइन। अंदर लिखा है वो तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, मुझे समझाओ। कैसे करना होता है बीएससी? यू आर करेक्ट, बट प्लीज एक्सप्लेन मी, डोंट जस्ट रीड इट आउट। यस बोलो, गुजराती में बोलो, नो प्रॉब्लम। सर्कुलर मोशन में हम कर सकते हैं, फिर ओके अप एंड डाउन वाले मोशन में हम कर सकते हैं, फिर दोनों हैंड्स ऊपर करके एग्जामिनेशन, मिरर के सामने एग्जामिनेशन करना होता है। ओके, यू फिर हैव स्किप्ड वन, यू हैव स्किप्ड वन स्टेप। ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट स्टेप। फीमेल है, शावर ले रही है, सोप एंड वाटर की मदद से स्लीपरी स्किन करके वो बीएससी करेगी। बीएससी कैसे करना है? 3 फिंगर्स का ऊपर का टिप पैड यूज करके, प्रेस करके करके, पाल्पेट करके करते, सर्कुलर मोशन में इनर टू आउटर, या तो अप एंड डाउन मोशन में करना है। नॉट ओनली ब्रेस्ट, एक्सिला भी साथ साथ में कर देना है पाल्पेट। ब्रेस्ट कर लिया, फिर आर्म की एक्सिला की तरफ जाना है। सब कुछ पाल्पेट हो गया है, उसको कुछ फील नहीं हुआ है, दैट इज ओके फाइन। फिर नहा लिया, नहाने के बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है? उसको हाथ दोनों साइड पर रखने हैं। सेकेंड स्टेप होगा, दोनों हाथ साइड पर रख के मिरर में देखना है, ब्रेस्ट को एग्जामाइन करना है विजुअली। कुछ लाइक निपल डिस्चार्ज, एबनॉर्मलिटीज इन द निपल, कुछ कलर में चेंज है, रिट्रैक्शन, डिंपल्स, कुछ भी दिख रहा है कि नहीं, वो चेक करेगी फीमेल। ये चीज ध्यान रखनी है। राइट हैंड से कौन सा ब्रेस्ट पाल्पेट करना है? राइट, लेफ्ट। 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 लेफ्ट हैंड से राइट। राइट ब्रेस्ट, तो ये अलग चीज है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, थर्ड स्टेप क्या करेगी फीमेल? दोनों हाथ साइड पर रख के उसने देख लिया, फिर क्या करना है? थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? यू कैन सी इन द फिगर, थर्ड स्टेप दिख रहा है। हैंड ऊपर करके मिरर के सामने देखना है, वो ब्रेस्ट का सेफ चेक करना है, निपल चेक करना है कि कोई डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, और स्किन यस, चेक करनी इन है, शॉर्ट देख कर डिम्पलिंग सब स्किन। कुछ चेक करना है। यस, हाथ सर के पीछे ऐसे रख के फीमेल चेक करेगी। फोर्थ स्टेप में क्या करेगी? व्हाट शी हैज टू डू इन फोर्थ स्टेप?
आपने रीड नहीं किया है, मुझे नहीं लगता आपने रीड किया है, वरना यू शुड बी एबल टू आंसर क्विकली। आपको क्विकली आंसर देना चाहिए। हिप पे हाथ रख के, दोनों हाथ रख के वो ब्रेस्ट चेस्ट आगे थोड़ा, हाँ, आगे ये निकाल के चेक करनी। यस। तो दोनों हाथ हिप पर रख के ऐसे चेस्ट आगे की तरफ निकाल के फीमेल चेक करेगी। फिफ्थ स्टेप क्या होगा? व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप? lying down position में breast feel करवानी। ओके, कैसे फील करना है? जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था, सर्कुलर मोशन, अप एंड डाउन, जो भी यूज करना है वो कर सकती है। पूरा ब्रेस्ट कवर करना है, एक्जिला कवर करना है ना। कौन से हाथ से कौन सा ब्रेस्ट करना है एंड दूसरा हाथ कैसा होगा? ओके, आई एम गिविंग यू कंडीशन। फीमेल राइट ब्रेस्ट एग्जामाइन करेगी, सो कौन से हाथ से करेगी? एंड व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, क्या होगा? लेफ्ट हैंड से एग्जामिन करें। एंड व्हाट अबाउट राइट हैंड? राइट हैंड ऊपर तरफ फंसे। अपनी तरफ रखीने अंडर द पिलो रखो। हाँ, नीचे शोल्डर के नीचे रोल करके टॉवल कुछ रखना है, नॉट पिलो। पिलो इज सो वीक। कुछ छोटी चीज ऐसे रोल करके रखनी है कि सिर्फ शोल्डर ऐसे एलिवेट हो। हाथ पीछे कर देना है, हेड के पीछे, तो हैंड एलिवेट कर देना है एंड देन ब्रेस्ट एंड एक्सिला दोनों पाल्पेट करना है। तो ये स्टेप्स आपको आने चाहिए, इस पर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। टीएससी बीएससी के स्टेप्स पता होने चाहिए। फिर इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं अगर बीएस ब्रेस्ट कैंसर है तो? ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या कर सकते हैं हम? कीमो रेडिएशन कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी। सर्जरी, ये तीन मेन है। इसमें इंटरनल रेडिएशन दे सकते हैं हम? कैन वी गिव इंटरनल रेडिएशन इन ब्रेस्ट कैंसर? नो। नॉट पॉसिबल, यस। सो सिर्फ एक्सटर्नल रेडिएशन, कीमो हो सकता है। मेडिसिन दे सकते हैं कुछ दूसरी कीमोथेरेपी ड्रग के बजाय? यस। यस। तो हार्मोनल मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिसको एस्ट्रोजन की वजह से हुआ है उसको, या तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है मेडिकेशन है वो दे सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का ड्रग है? सल्फिक्सुमैब। हाँ, जो उसका सफिक्स है दैट इज ज्यूमैब, ZUMAB। जब भी कोई आप मेडिसिन का नाम पढ़ो ज्यूमैब दिखता है तो सोचना है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। फार्माकोलॉजी में हम सारी ड्रग्स पढ़ेंगे तो आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। सर्जरी क्या कर सकते हैं हम? कौन से सर्जरी अवेलेबल है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? लंपेक्टोमी, यस। सिंपल मास्टेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। यस, लंपेक्टोमी में क्या होगा? ओनली ट्यूमर रिमूव करवा। ओनली ट्यूमर रिमूव करना होता है, नॉट ब्रेस्ट एंड नॉट लिम्फ नोड। अगर करना है तो कर सकते हैं, बट आइडियली लंपेक्टोमी का मतलब होता है सिर्फ ट्यूमर रिमूव करना। सिंपल मास्टेक्टोमी? टिश्यू અને નિપલ રિમૂવ કર। ओके, यस। सो ट्यूमर के साथ साथ पूरा ब्रेस्ट भी निकाल देंगे, पूरा ब्रेस्ट टिश्यू, निपल सब कुछ निकाल देंगे। लिम्फ नोड? नो लिम्फ नोड रिमूव। लिम्फ नोड वहां पर ही होगी। मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, रेडिकल है मतलब? सराउंडिंग टिश्यू લિમ્ફ भी નોડ निकाल। પણ આમાં રિમૂવ કરવાની यस। ब्रेस्ट तो ની सब। ब्रेस्ट टिश्यू तो पूरा होगा, निपल, लिम्फ नोड सब कुछ रिमूव कर दिया जाएगा, बट चेस्ट के जो मसल्स है जो कवर करके रख रहे थे हमारे रिब्स के ऊपर, जो मसल्स होते हैं वो एज इट इज रहेंगे, वो नहीं निकालेंगे। ओके। फिर हमने पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखी। हमें पता है कि जब भी कोई भी सर्जरी होती है ड्रेन होता है, और ये जो हमने ऐसे गोल बलून जैसी ड्रेन होती है उसका नाम है जैक्सन प्रैट ड्रेन। तो सब पेशेंट में आफ्टर सर्जरी ड्रेन होती है, जो नेगेटिव प्रेशर में हम रखते हैं कि जिससे सारा ब्लीडिंग और सब जो ड्रेनेज है उसके अंदर आ जाए। फिर एवरी शिफ्ट हमें या एवरी डे हमें उसको एम्प्टी करके मेजरमेंट करना होता है कि कितना डिस्चार्ज निकल रहा है। धीरे 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 वो डिस्चार्ज कम होता जाएगा एंड फिर वो ड्रेन रिमूव की जाती है। सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट?
जे साइड मास्केक्टॉमी करें, ए साइड इंजेक्शन आईवीएस के कोई ब्लड प्रेशर मेजरमेंट नहीं करवाने। ओके, आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं? आईएम सब नहीं। नहीं नो, नहीं नॉट एट ऑल, यस, कुछ भी नहीं दे सकते, नो आईवी, नो आईएम, नो सब, क्यों, नथिंग, व्हाई? to Why prevent this? lymphedema. टू प्रिवेंट लिम्फेडिमा, यस। अगर वो हाथ में कुछ भी इंजरी, ट्रॉमा कुछ भी हुआ, वो हाथ को प्रोटेक्ट करके रखना है, बहुत संभालना है वो हाथ को। अगर वहां पर कुछ इंजरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ लिम्फेडिमा। सो टू प्रिवेंट दिस लिम्फेडिमा हम ये सारी चीजें अवॉइड करते हैं। कौन सी पोजीशन दे सकते हो आप फीमेल को आफ्टर सर्जरी, मास्टेक्टोमी किया है तो? पोजीशन, which positions we can give? Unaffected side sideline position आती है। ओके, यस, फाउलर्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, साइडलाइन पोजीशन देंगे, दैट इज ओनली ऑन द अनअफेक्टेड साइड। एंड व्हाट अबाउट द हैंड ऑफ द सेम साइड ऑफ मास्टेक्टोमी? वो हाथ को क्या, कैसे देना है, क्या पोजीशन रखनी है? जब भी स्वेलिंग होता है, एडिमा रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं वो चीज को? Elevate. एलिवेट, यस। तो जहां पर मास्टेक्टोमी किया है वो हैंड को एलिवेट कर देना है अबव द लेवल ऑफ हार्ट, सो एटलीस्ट वो एडिमा कम हो। नाउ जो भी पेशेंट को मास्टेक्टोमी किया है, उसको घर पे आप क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे, क्या क्या उसको ध्यान रखना होगा? चलो, क्या करना होगा पेशेंट को रिलेटेड टू हैंड? बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हाथ के रिलेटेड ही थी, तो क्या क्या ध्यान रख सकता है पेशेंट? ओवर यूज नहीं करना है। यस। Affected arm elevate रखवाना। हम्म, फटाफट बोलो नेक्स्ट। ओवर यूज नहीं करवानो अफेक्टेड आर्म नो। हाँ, ओके, वो हो गया। फिर अवॉइड स्ट्रॉन्ग सनलाइट on the affected arm, यस, wear हैवी gloves when gardening, यस, हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करवानो अफेक्टेड आर्म। यस। use हैंगिंग cream पोजीशन में नहीं cuticle रखवाना। remover, ओके, यस, क्यूटिकल रिमूवर यूज करना है। फिर apply hand cream, ड्राइनेस और वो सब प्रिवेंट करने के लिए। फिर इंसिजन कर भी थी मुझे। इंसिजन केयर विथ इमोलिएंट, बट कौन सा इमोलिएंट? जो प्रिस्क्राइब किया है वो वाला। रिमेनिंग प्रेस में बीएससी करवानो। यस, रिमेनिंग ब्रेस्ट का बीएससी करना है। एंड जहां पर सर्जरी की है वहां पर करना होगा बीएससी। जो ब्रेस्ट निकाल दिया है वहां पर बीएससी करना होगा फीमेल को या नहीं करना होगा? यस। यस, वो सर्जरी का स्कार एक बार हील हो जाए तो वहां पर भी पाल्पेशन करके हील करना है। अगर कुछ पार्ट रह गया होगा ट्यूमर का तो फिर से वहां के वहां ही नई ट्यूमर भी ग्रो हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट निकाल दिया है तो वो जगह पर पाल्पेशन नहीं करना है, वो जगह को भी पाल्पेशन करना है, बीएससी के वक्त वहां पर भी चेक करना है। अगर वो हील हो जाता है एक बार फिर देन अवॉइड वियरिंग कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग एंड ज्वेलरी। यस, फिर वो हाथ में कुछ भी नहीं पकड़ना है, कुछ भी लाइक पॉकेट बुक्स और हाथ में कुछ पकड़ना नहीं है। ट्रॉमा कट ब्रूसिस से प्रोटेक्ट करना है। फिर ओवन के वक्त, कुकिंग करते वक्त प्रॉपर थिक मिटन्स पहनने हैं। सुइंग कर रही है पेशेंट तो टिम्बल पहनना होगा प्रॉपरली, थम्स पर ऐसे। कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स और ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी है जहां पर चेस्ट और हाथ पर ट्रॉमा हो सके। कुछ भी लगता है कि हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, कुछ बाइट कर लिया है, इन्फ्लामेशन के रिएक्शंस है हाथ में, तो इमीडिएटली पीएचसीबी को कॉल करना होगा। बॉडी में चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको एंकरेज कर सकते हैं हम। एंड पेशेंट को ऑलवेज जो हाथ अफेक्टेड हैंड है वहां पर मेडिकल ब्रेसलेट पहन के रखना है कि अगर वो कुछ भी हो जाता है तो दूसरे को पता चले कि हाँ हम ये हाथ पर कुछ नहीं कर सकते।
वी कैन नॉट अप्लाई एनी प्रेशर ऑन दैट हैंड, सो उसको पता चले, तो ये सारी चीज ध्यान रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट हमने देखा ईसोफेजियल कैंसर मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय ईसोफेजियल कैंसर? व्हाट डू यू मीन बाय ईसोफेजियल कैंसर? Cancer of esophagus. यस, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? Dysphagia. Odinophagia. एंड Epigastric pain or stomach. यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्फेजिया एंड ऑडिनोफेजिया? मतलब क्या है? डिस्फेजिया मीनिंग डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और दूसरे में पेनफुल स्वेलिंग होता है। यस, इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं? मेन 3 इंटरवेंशंस। Monitor nutritional status, ओके। including daily weight, intake and हम्म output, and calories consumed. हम्म Monitor the client closely while eating or drinking for signs यस, of जहाँ पर भी aspiration. डिस्फेजिया है वहां पर एस्पिरेशन रिस्क पहले सोचना है, तो फॉर एस्पिरेशन रिस्क हमें मॉनिटर करना होगा ड्रिंकिंग एंड ईटिंग के वक्त। एंड फिर मेन चीज इंटरवेंशंस होगी कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी, राइट? सर्जरी में ट्यूमर Yes. रिमूव किया जा सकता है, ईसोफेगस भी रिमूव किया जा सकता है, नया इंटेस्टाइन डाल के ईसोफेगस रिकंस्ट्रक्शन, बहुत सारी सर्जरीज है ईसोफेगस की भी, तो कोई भी सर्जरी की जा सकती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो ही है, सिर्फ उतना ही कर सकते हैं हम। वी कैन ओनली डू दिस थिंग्स, यहाँ पर जो 3 पॉइंट लिखे हैं कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी के सिवाय उतना ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यस और नो, ऐसा तो बोलो कुछ। आई एम आस्किंग समथिंग स्टूडेंट्स, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इतनी है कि है ज्यादा? According symptoms intervention कर यस, ऐसे नहीं है कि इतनी ही है, बहुत सारे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पेशेंट को जो भी तकलीफ हो रही है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, चलो न्यूट्रिशनल हम खाना ऐसा दे रहे हैं कि पेन ना हो, फिर भी वो नहीं ले पा रहे तो पैरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। सो बहुत सारे इंटरवेंशन है। सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट नीड, वो सपोर्टिव इंटरवेंशन चेंज होती रहती है, बट मेन ट्रीटमेंट सेम रहेगी, कीमो, रेडिएशन, सर्जरी वो तो होगा ही। उसके सिवाय जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के सिनारियो के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। अगर पेशेंट को उतना ज्यादा ओडिनोफेजिया नहीं हो रहा है तो पेन नहीं होगा, सो जरूरी नहीं है कि सब पेशेंट को होगा। अर्ली स्टेज में है तो ओडिनोफेजिया नहीं होगा तो कोई बात नहीं। सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी। फिर हमने देखा था गैस्ट्रिक कैंसर, व्हाट इज दैट? cancer of stomach, कैंसर ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? hemorrhage चल सकता यस। Obstruction. है, हम्म dumping syndrome attack, व्हाट इज डंपिंग सिंड्रोम? empty થઈ જાય stomach तरफ, रैपिडली, हाँ, रैपिडली एम्पटिंग ऑफ स्टमक, स्टमक जल्दी खाली हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। अर्ली स्टेज और लेट स्टेज में साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? full feeling, epigastric pain, gastrointestinal Indigestion. digestion, abdominal discomfort, यस, दिस आर द अर्ली साइन एंड सिम्टम्स। लेट, anorexia, nausea, vomiting, weight loss, weakness, dysphagia, vitamin B12 deficiency, ओके Besides, ओके, gastric mass, palpable, एंड lymph उस, node enlarged, हाँ, एब्डोमिनल लिम्फ नोड भी एनलार्ज हो जाएंगे। इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं? मेन कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी। दूसरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे कि हेमरेज हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ब्लड स्टॉप करेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करेंगे, वो सारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो गई।
सर्जरी कितने टाइप की होती है फॉर गैस्ट्रिक कैंसर? 2 type, मेनली 2 टाइप्स, विच आर दे? subtotal and total. सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी एंड टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सब टोटल के बजाय पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। नाउ सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी भी 2 टाइप की होती है, विच आर दे? Pillar 1, pillar व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2? बिलरोथ stomach 1 and में क्या होता duodenum, है? stomach અને duodenum ના anastomosis કરવા. दैट इज बिलरोथ 2। Bilirubin, बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2 में क्या होगा? jejunum સાથે anastomosis કરવા. यस, बट कुछ पोर्शन स्टमक का निकाल दिया जाएगा, पूरा स्टमक नहीं होगा। सम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्टमक इज डायरेक्टली एनास्टोमोस्ड टू द डिओडिनम, इसलिए उसको गैस्ट्रोडिओडिनोस्टोमी भी बोलते हैं बिलरोथ 1 को। बिलरोथ 2 में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्टमक इज डायरेक्टली एनास्टोमोस्ड विद द जेजुनम, तो उसको गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी बोलेंगे। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में क्या होगा? Stomach remove કરી દેવામાં આવે total. तो फिर Esophagus અને anastomosis કરવામાં આવે. Duodenum ને यस यस, इसोफेगस को एनास्टोमोस करने में आएगा जेजुनम के साथ, तो इसोफेगो जेजुनोस्टोमी होगा। अगर डिओडिनम है तो इसोफेगो डिओडिनोस्टोमी होगा। पूरा स्टमक हम निकाल देते हैं पेशेंट में से। फिर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इंटरवेंशन देखी थी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ये सारी कॉमन होगी कि इसोफेगस की सर्जरी है तो एनपीओ रखेंगे, पेशेंट का वाइटल्स चेक करेंगे, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एनजी ट्यूब वहां पर होगी ही फॉर कंटिन्यूअस सक्शनिंग, एनजी सक्शनिंग। हम इरिगेट भी नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग। वी हैव टू जस्ट हेल्प द पीएससीपी while डूइंग इरिगेशन और रिमूवल, सिर्फ हम हेल्प कर सकते हैं। एनपीओ ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे? पहले क्लियर सिप्स ऑफ वाटर देंगे, 1-2 घूंट देंगे, फिर पेशेंट टॉलरेट कर पाता है तो क्लियर लिक्विड डाइट देंगे, फुल लिक्विड डाइट देंगे, देन सॉफ्ट डाइट देंगे। वो भी थोड़ी थोड़ी मील्स देनी है, 3 लार्ज मील्स नहीं देनी है पूरे दिन में, 6 स्मॉल स्मॉल मील्स देनी है। विटामिन सप्लीमेंट्स हमें ऊपर से देना होगा बिकॉज पेशेंट को डेफिशिएंसी हो सकती है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है आफ्टर सर्जरी, हेमरेज है, डंपिंग सिंड्रोम है, डायरिया है, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। गॉट इट? Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? મેમ આ risk factors હોય એ हाँ યાર એના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછાય. यस, पूछा है ना। ઓકે. તમને કેવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાશે કે એક ફિમેલ છે એને બ્રેસ્ટ કેન્સર થયું છે, સો વોટ કુડ બી ધ પોસિબલ રીઝન ફોર હર હેવિંગ અ બ્રેસ્ટ કેન્સર? નીચે ઓપ્શન્સ હશે તો એમાંથી આપણને આઈડિયા આવવું જોઈએ કે હા આના લીધે બ્રેસ્ટ કેન્સર થઈ શકે છે, તો આ રીઝન હોઈ શકે છે, એવી રીતે ક્વેશ્ચન આવે। Okay, ma'am. ઓકે, યસ। નેક્સ્ટ ઇઝ પેન્ક્રિયાટિક કેન્સર। વોટ ડુ યુ મીન બાય પેન્ક્રિયાટિક કેન્સર? Cancer of Cancer of pancreas. What is the main function of pancreas? Pancreas is a exocrine as well as endocrine gland. तो endocrine का main function क्या है? insulin. Yes, so glucose management। वो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का, उसका फंक्शन है। अगर पेनक्रियाटिक कैंसर हो जाएगा तो सबसे कॉमनली ये अफेक्ट हो जाता है। पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो वो भी अफेक्ट होगा नो डाउट, बट ब्लड ग्लूकोज भी ज्यादा अफेक्ट होता है पेनक्रियाटिक कैंसर में। So let's study about pancreatic cancer. Most pancreatic tumors are highly malignant, rapidly growing adenocarcinomas originating from the epithelium of the ductal system. Yes, हमें पता है कि ये पेनक्रियाज है, ऐसे पेनक्रियाज ऐसे 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 होता है पूरा टेल जैसा, एंड पीछे ऐसे पीछे टेल होगी, हेड होगा, तो वहां पर डक्ट्स है। तो उसका 2 काम है, एंडोक्राइन फंक्शन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन ग्लूकोज बैलेंस में हेल्प करेगा एंड एक्सोक्राइन डाइजेशन में हेल्प करेगा ज्यूसेस सिक्रेट करके। सो ये ट्यूमर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये जो डक्ट्स है उसमें से ऐसे छोटी छोटी जो डक्ट्स निकलती है वहां से ट्यूमर ओरिजिन होती है, वहां के एपिथेलियल लेयर में से ओरिजिन होती है। पेनक्रियाटिक कैंसर इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज एज। किसको होता है? दिस आर द रिस्क फैक्टर्स: increased age, history of diabetes mellitus, alcohol use, history of previous pancreatitis, smoking, ingestion of high fat diet, and
एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल केमिकल्स, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है, इसकी वजह से हो सकता है पेनक्रियाटिक कैंसर। ओके, सिम्टम्स usually do not occur until the tumor is large, therefore the prognosis poor। जैसे ओवेरियन कैंसर कैसा था, इसमें भी सेम, पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम है, प्रोग्नोसिस इंप्रूव होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ये रैपिड हाईली मैलिग्नेंट है, रैपिडली ग्रो करती है। एंड यूजुअली स्टार्टिंग में जब तक ट्यूमर लार्ज नहीं हो जाती, छोटी ट्यूमर है तो कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, सिम्टम्स कब दिखेंगे, जब ट्यूमर बड़ी हो जाती है, दैट इज वाई प्रोग्नोसिस पुअर है इसमें भी। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रिएटोग्राफी, आपने सुना है ऐसा ERCP प्रोसीजर? Have you ever heard about this procedure? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी के बारे में सुना है? Yes or no? No. No, Okay. ma'am. ERCP एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, जैसे हम एंडोस्कोपी करके इसोफेगस एंड स्टमक को देखते हैं ना कि कैसे क्या है अंदर, क्या एबनॉर्मलिटी, एंडोस्कोपी आपने सुना होगा, शायद देखा भी होगा। सो अगर ये सेम एंडोस्कोपिक मेथड का यूज करके हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, स्टमक है, स्टमक के बाद ये डिओडिनम स्टार्ट हो जाता है, राइट, एंड यहाँ पर पेनक्रियाज होता है, एंड यहाँ से जो लीवर है और गॉल ब्लैडर है लीवर के नीचे, सो वहां से बाइल डक्ट एंड ये पेनक्रियाटिक डक्ट मिक्स होके डिओडिनम में ओपन होती है। सो एंडोस्कोपी से डिओडिनम तक ही हम स्टडी कर सकते हैं, डिओडिनम के नीचे जेजुनम एंड इलियम एंड कोलन वो सब स्टडी करना होगा तो हम कोलोनोस्कोपी करेंगे, नीचे से देखेंगे, बट ऊपर से देखना है तो डिओडिनम तक देख सकते हैं। सो जब एंडोस्कोपी करके डिओडिनम तो देखेंगे, डिओडिनम के साथ साथ पेनक्रियाज में ऐसे वायर जो होता है एंडोस्कोपी का, हम स्टमक से डिओडिनम में डालेंगे, फिर उसको रिवर्स ऊपर करेंगे पेनक्रियास की तरफ एंड बाइल डक्ट की तरफ, तो उसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं। रेट्रोग्रेड मतलब वापस करना, रिवर्स करना। तो जब हम एंडोस्कोपी के मदद से पेनक्रियास एंड बाइल डक्ट की स्टडी करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, ये प्रोसीजर को हम बोलेंगे ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो वर्ड। कोलेंजियो वर्ड किसके लिए यूज होता है, ये बाइल डक्ट्स है उसके लिए, एंड पेनक्रियास, पेनक्रिएटो मतलब पेनक्रियास की बात हो रही है, ग्राफी मतलब देखना। So ERCP is endoscopic retrograde cholangiopancreatography. We are seeing the pancreas and bile ducts. So ये किया जा सकता है for the visualization of pancreatic ducts and biliary system and collection of tissue and secretions may be done. Yes. So हम ERCP करेंगे, ERCP करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है पेनक्रियाटिक, बिकॉज ये ट्यूमर डक्ट से ओरिजिनेट होती है। सो डक्ट सब देखेंगे, पेनक्रियास के अंदर जाएंगे, एंडोस्कोपी करके देखेंगे वहां पर कुछ एबनॉर्मेलिटी है, बिलियरी सिस्टम बाइल डक्ट्स में चेक करेंगे कुछ एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं, एंड अगर टिश्यू सिक्रीशन कुछ सैंपल भी कलेक्ट करना है तो ड्यूरिंग एंडोस्कोपी ही कर लिया जाएगा। गॉट इट? Yes. ओके, सो ये किया जा सकता है। असेसमेंट, जिसको भी पेनक्रियाटिक कैंसर होगा उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे, देयर विल बी नोजिया, वॉमिटिंग, असाइट्स होगा, जॉन्डिस होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा पेशेंट को, एंड स्टूल का कलर भी कैसा होगा, एकदम डार्क होगा, क्ले कलर्ड स्टूल, एंड यूरिन भी एकदम डार्क कलर होगा। ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, मतलब इंटॉलरेंस मतलब कि उसकी पहले वो पर्सन फॉर एग्जांपल 50 ग्राम्स ऑफ शुगर खा सकता था आराम से, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, उसकी बॉडी इजीली उसको मेटाबोलाइज कर सकती थी। अब उसकी बॉडी अगर 50 ग्राम्स भी लेगी तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, सो देयर विल बी ग्लूकोज इंटॉलरेंस, पिक हो जाएगा शुगर, ग्लूकोज, एंड एब्डोमिनल पेन। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर। ये जो जॉन्डिस है, असाइट्स है, ये सारे सिम्टम्स क्यों हुए, बिकॉज हमें पता है जो फैट है, हम फैटी फूड खाते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, लीवर में से बाइल जूस निकलेगा, पेनक्रियास में से पेनक्रियाटिक जूसेस निकलेंगे, और वो कंबाइन होके सब फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और ये सब काम करते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टूल का कलर है वो येलो एंड ऐसा होता है। बट अगर ये अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा तो फैट डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, लीवर डैमेज हो सकता है, बिलीरुबिन एक्स्ट्रा अक्यूमुलेट हो सकता है, सो देयर विल बी जॉन्डिस, असाइट्स, कलर जो स्टूल होगा वो भी डार्क होगा, येलो के बजाय यूरिन भी एकदम डार्क हो जाएगा। सो ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हमें पता है, कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी, ये तीन ही इंटरवेंशन है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे।
रेडिएशन कर सकते हैं, कीमो दे सकते हैं पेशेंट पर। वीपल प्रोसीजर, ये एक सर्जरी है, वीपल प्रोसीजर, उसमें क्या किया जाता है, विच इन्वॉल्व्स द पेनक्रिएटो, विच इन्वॉल्व्स द पेनक्रिएटो पेनक्रिएटिको डियोडिनेक्टोमी, पेनक्रिएटो डियोडिनेक्टोमी मतलब पेनक्रियाज रिमूव करेंगे, कोलेसिस्टेक्टोमी जो वर्ड है, कोल जो बाइल डक्ट्स के लिए बात हो रही है उसको भी रिमूव करेंगे, एंड डियोडिनम को भी रिमूवल करेंगे विद द रिमूवल ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ द स्टमक ऑल्सो। पेनक्रिएटिको जेजुनोस्टोमी करेंगे। मैं आपको इमेज दिखाती हूँ कि कैसे किया जाता है, क्या क्या रिमूव किया जाता है। देखो ये नॉर्मल है, ये हेल्दी स्टमक, दिस इज द हेल्दी स्टमक, यहाँ पर पेनक्रियाज है, स्टमक के बाद सीधा डियोडिनम स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये गॉल ब्लैडर है और उसमें से ये बाइल डक्ट निकल रही है। तो सर्जरी करके हमने कुछ पोर्शन ऑफ स्टमक निकाल दिया, कुछ पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज निकाल दिया, डियोडिनम पूरा ऐसे निकाल दिया, एंड इतना जो पर्पल पोर्शन है गॉल ब्लैडर एंड ये बाइल डक्ट सब कुछ इतना निकाल दिया। गॉट इट। सो ये पूरा स्ट्रक्चर निकालने के बाद अब क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन था पेनक्रियाज का वो डायरेक्टली जेजुनम के साथ हम अटैच करेंगे, बिकॉज डियोडिनम तो हमने निकाल दिया है, तो सीधा जेजुनम के साथ अटैच करेंगे। स्टमक को भी जेजुनम के साथ अटैच कर देंगे, एंड ये जो रिमेनिंग बाइल डक्ट है जो लीवर में से आ रही थी, ये गॉल ब्लैडर की थी, ये लीवर की थी, अब ये दोनों कंबाइन होके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। सो ये निकाल दिया, बट लीवर वाली तो है, तो उसको भी जेजुनम के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब होगा क्या, फूड है वो सीधा यहाँ से यहाँ आ जाएगा फूड, एंड यहाँ से पेनक्रियाज में से एंड बाइल डक्ट में से जो एंजाइम्स है डाइजेशन के वो ट्रैवल करके यहाँ आएंगे, एंड फूड का डाइजेशन यहाँ पर होगा। गॉट इट? यस और नो? यस। हाँ। सो दिस इज द सर्जरी, इसको वीपल प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें पेनक्रिएटिको डियोडिनेक्टोमी किया जाता है, मतलब पेनक्रियाज को गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट वो सब कुछ रिमूव कर दिया जाएगा, डियोडिनम भी रिमूव कर दिया जाएगा, एंड थोड़ा डिस्टल पार्ट, थर्ड पार्ट, लास्ट पोर्शन ऑफ स्टमक भी रिमूव कर दिया जाता है, एंड फिर एनास्टोमोसिस किसका किया जाता है, पेनक्रिएटिको जेजुनोस्टोमी, मतलब पेनक्रियास जो रिमेनिंग बाइल डक्ट है एंड उसको जेजुनम के साथ जोड़ा जाता है। गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी भी किया जाता है, स्टमक को भी जेजुनम के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर भी आप इमेज में देख सकते हो कि ये रिमूव कर दिया है, जेजुनम बचा है, जेजुनम को यहाँ पर बाइल डक्ट के साथ भी ज्वाइन किया है, पेनक्रियास के साथ भी ज्वाइन किया है, स्टमक के साथ भी ज्वाइन किया है। तो ऐसे किया जाता है। तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी भी किया जाएगा, एंड कोलेडोको जेजुनोस्टोमी, मतलब ये कोलेडोको वर्ड है वो, ये सिस्टिक डक्ट्स एंड गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट्स उसके लिए बात, उसको हम ये कोले वर्ड यूज उसके लिए यूज करते हैं, तो उसको भी जेजुनोस्टोमी जेजुनम के साथ जोड़ा जाएगा। तो तीन चीजों को, पेनक्रियास, स्टमक एंड बाइल डक्ट, तीनों को जेजुनम के साथ जोड़ा जाता है, इसके पीछे जेजुनोस्टोमी है। रिमूवल पेनक्रियास, बाइल डक्ट एंड डियोडिनम तीनों का, एंड चौथा है स्टमक, ये सबका रिमूवल किया जाएगा। गॉट इट? व्हाट इज वीपल प्रोसीजर? आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिख कर आएगा कि पेशेंट हैज अंडरगॉन वीपल प्रोसीजर, आपको पता चलना चाहिए वीपल प्रोसीजर था क्या, वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। अभी ये सर्जरी कर दी है, सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें क्या लेनी है। So post-operative care measures and complications are similar to those for the care of a client with pancreatitis and client following the gastric surgery. अगर केयर क्या करनी होती है, तो जब भी पेशेंट को पेनक्रिएटाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज होता है, तो जो हम सेम केयर देते हैं, कॉम्प्लिकेशन है वो सेम होगी इसमें भी। गैस्ट्रिक सर्जरी करने के बाद जो भी हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखी थी वो केयर सेम ही लेनी है। पेशेंट को एनजी ट्यूब भी प्लेस में होगी, बिकॉज हमने मेजर सर्जरी की है, बहुत कुछ रिमूव किया है, एनजी ट्यूब भी होगी, एनपीओ भी रखेंगे पेशेंट को। सो ये सारी जो उसके कॉम्प्लिकेशंस है, केयर है, वो सब सिमिलर होगी। ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर ट्रांजिएंट हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया रिजल्टिंग फ्रॉम सर्जिकल मैनिपुलेशन ऑफ पेनक्रियाज, वो हमें मॉनिटर करना होगा। पेनक्रियाज रिमूवल की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है, बिकॉज उसका जो इंसुलिन सिक्रीशन का जो काम था वो बिगड़ गया है अभी। अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा, कम सिक्रीट होगा तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा, तो कुछ भी हो सकता है, ट्रांजिएंट चेंजिंग होता रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, हाइपो कुछ भी होता रहेगा। तो हमें क्लोजली पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना होगा। गॉट इट? यस। yes. So this is about pancreatic cancer. Okay, next is intestinal tumor. Let's take a short break of 10 minutes, फिर हम intestinal tumors देखेंगे।
in the cell lining the bowel wall or develop as the adenomatous polyps in a colon or rectum. कोई भी इंटेस्टाइन में स्मॉल लार्ज कहीं पे भी हो सकता है. सो जो हमें पता है कि इंटेस्टाइन एक ट्यूब्यूलर शेप जैसा होता है. सो अंदर की लाइनिंग में बॉवेल जो है उसके अंदर की लाइनिंग में भी ट्यूमर डेवलप हो सकती है, या तो कोलॉन में और रेक्टम में ऐसे पोलिप्स होते हैं जिसको हम हेमरॉइड्स ऐसे बोलते हैं ना, पोलिप्स जैसा हो जाता है. सो वो पोलिप्स भी बन सकते हैं. पोलिप्स में से धीरे धीरे कोलॉन कैंसर और रेक्टम कैंसर भी हो सकता है. नॉन एडिनोमेटस जो पोलिप्स होंगे, पोलिप बनेंगे और वो वहां पर ही रहेंगे, तो धीरे धीरे वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. तो एनीथिंग कुड लीड टू इंटेस्टिनल कैंसर. बॉवल में भी डायरेक्टली ट्यूमर ग्रो हो सकती है, पोलिप्स में से भी कैंसर हो सकता है. कोलोन और रेक्टम में, पोलिप्स स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत रेयर देखने को मिलता है. ट्यूमर स्प्रेड इज बाय डायरेक्ट इन्वेजन थ्रू द लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. एक ट्यूमर वहां से दूसरी जगह पर स्प्रेड कैसे होगी? सो डायरेक्टली वो लिम्फेटिक चैनल में मिक्स होके लिम्फ सिस्टम से पूरी बॉडी में स्प्रेड होगी, या तो ब्लड से सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकती है. इंटेस्टिनल कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? बॉवेल परफोरेशन हो सकता है विद पेरिटोनाइटिस. परफोरेशन मींस, व्हाट डू मीन बाय परफोरेशन? होल होल क्रिएशन हो जाएगा इंटेस्टाइन में. अब सोचो कि इंटेस्टाइन में होल हो जाएगा तो इंटेस्टिनल कंटेंट जो इंटेस्टाइन में स्टूल और वो सब होता है, सो वो होल में से लीक होके पेरिटोनियम में चला जाएगा. पेरिटोनियम एक कवरिंग है, लेयर है, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं. सो वो होल है तो वो लीक होके सारा पेरिटोनियल स्पेस में चला जाएगा एंड वहां पर इंफेक्शन हो जाएगा. सो पेरिटोनियल स्पेस में इंफेक्शन हो जाता है तो उसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं. सो ये कॉम्प्लिकेशन है. परफोरेशन होगा, परफोरेशन की वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है. जब भी परफोरेशन हो, इंटेस्टिनल परफोरेशन की बात हो, तब पेरिटोनाइटिस होने का रिस्क ज्यादा है. तो वो दोनों साथ में होंगे. देयर विल बी एब्सेस एंड फिस्ट्यूला फॉर्मेशन. एब्सेस पस फॉर्मेशन हो सकता है. फिस्ट्यूला दो दो कुछ भी ऑर्गन है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो सकता है. हेमरेज हो सकता है. कंप्लीट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है. लाइक दिस इज द इंटेस्टिन, ट्यूमर इतनी बड़ी हो गई है तो पूरा कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन ही हो जाएगा, फ्लो बंद हो जाएगा इंटेस्टिनल कंटेंट्स का. तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है इंटेस्टिनल कैंसर के. रिस्क फैक्टर्स क्या है कोलोरेक्टल कैंसर के? कोलोन और रेक्टम का कैंसर किसको ज्यादा होने के चांसेस है? तो एज ओल्डर देन 50 इयर्स, 50 इयर्स से ज्यादा एज है तो. फैमिलियल पोलिपोसिस, फैमिली में पोलिप्स की हिस्ट्री है, सब लोगों को पोलिप्स होता है फैमिली में. फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव प्रेजेंट्स अ हाई रिस्क. फैमिली में हिस्ट्री है कोलोरेक्टल कैंसर की, और उसमें भी जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, मतलब जो पेशेंट है उसका ब्रदर एंड उसके पेरेंट्स, वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हुए. ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव. जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, तो उनके में अगर है तो ज्यादा रिस्क होगा. प्रीवियस कोलोरेक्टल पोलिप्स हुआ है, हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, वो पेशेंट को ही, फैमिली हिस्ट्री में सबको पोलिप्स होता था, दैट इज ओके, बट पेशेंट को ही खुद को पहले पोलिप्स हो चुके हैं कोलोन और रेक्टम में. सो कोलोरेक्टल पोलिप्स हो चुके हैं, या तो उसको पहले भी हिस्ट्री रह चुकी है कोलोरेक्टल कैंसर की. हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज, उसको ये बीमारी है इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज, बॉवल इन्फ्लाम्ड हो जाता है. सो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज की हिस्ट्री रह चुकी है. हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन और ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियल और स्टमक कैंसर की वो फीमेल को हिस्ट्री रह चुकी है, तो उसको भी रिस्क है कोलोरेक्टल कैंसर का. दूसरा सबसे कॉमन है, ये कोलोरेक्टल कैंसर है, दे आर रैपिडली ग्रोइंग इन द एंग्लेक्स कंट्रीज. जो एंग्लेक्स कंट्रीज है, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर कोलोरेक्टल कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. एंड द मेन रीजन इज रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट. ये लोग सॉसेज, बीफ, बेकन, ये सारे प्रोसेस मीट ज्यादा खाते हैं, रेड मीट कंजप्शन ज्यादा है. सो ड्यू टू दिस एक्सेसिव रेड मीट कंजप्शन एंड प्रोसेस मीट कंजप्शन, उनमें कोलोरेक्टल कैंसर्स बहुत ज्यादा कॉमन है. तो वहां पर एक कैसी प्रैक्टिस फॉलो होती है? हर पर्सन को आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज, हर पर्सन को एन्युअली कोलोनोस्कोपी करवाना ही होता है, कंपलसरी. 50 इयर्स के बाद सब पेशेंट्स कोलोनोस्कोपी एवरी ईयर करवाएंगे. सो इट इज एडवाइजेबल एंड सबको ये करना होता है, बिकॉज द कोलोरेक्टल आर ग्रोइंग रैपिडली इन दिस कंट्री. तो ये भी एक रिस्क फैक्टर में आ जाता है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है
रेड मीट एंड ऐसा है, तो दैट कुड बी अ रीजन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। असेसमेंट, जिसको भी इंटेस्टाइन का कोई भी स्मॉल लार्ज कोई भी इंटेस्टाइन का कैंसर है, तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? देयर विल बी ब्लड इन स्टूल, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन। जब भी स्टूल के अंदर ब्लड निकले या डायरेक्ट लाइक मिलीना है कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, सो दिस इंडिकेट समथिंग इज एबनॉर्मल। एंड समटाइम्स कुछ ब्लड ऐसा होता है कि इजीली नहीं दिख पाएगा, सो इट कैन बी डिटेक्टेड बाय फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी किया जा सकता है, इंटेस्टाइन का विजुअलाइजेशन एंडोस्कोपी से नहीं हो पाएगा, सो वी हैव टू डू सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी सिर्फ सिग्मोइड कोलोन तक ही सीमित है, कोलोनोस्कोपी से हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी जा पाएंगे। एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस होगा, अनीमिया होगा, एबनॉर्मल स्टूल्स होंगे सारे। नाउ कैसे कैसे एबनॉर्मल स्टूल्स, चलो देखते हैं। अगर असेंडिंग कोलोन में ट्यूमर है, असेंडिंग कोलोन मतलब ये असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है। अगर यहाँ पर ट्यूमर है कहीं पे भी, so there will be डायरिया। क्यों डायरिया होगा? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस? असेंडिंग कोलोन में डायरिया क्यों होता है? व्हाट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ स्टूल फॉर्मेशन इन आवर बॉडी? स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूल कैसा होता है? डिओडिनम, इलियम, जेजुनम में जो फूड मटेरियल है वो कैसा होगा? सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, कैसा होगा? लिक्विड। लिक्विड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। जैसे ही यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, सो मेजॉरिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा जो स्टूल में से, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। जैसे जैसे फूड आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। सो यहाँ पर भी उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा पानी, हमारी बॉडी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी फ्रॉम द स्टूल। सो यहाँ पर कैंसर है, तो वो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो होगा ही नहीं, सो वो जो स्टूल होगा वो डायरिया वाला होगा। अभी डिसेंडिंग कॉलम में यहाँ पर है अगर कैंसर, तो कॉन्स्टिपेशन और सम डायरिया और फ्लैट रिबन लाइक स्टूल कॉज्ड बाय पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लाइक, यहाँ से स्टूल ऐसे ट्रैवल करते करते आगे आएगा, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूल में से पानी एब्जॉर्ब हो गया होगा बॉडी में, सो देयर विल बी कॉन्स्टिपेशन, या तो थोड़ा थोड़ा डायरिया जैसा हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लैट स्टूल होंगे या तो रिबन लाइक स्टूल होंगे। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये इंटेस्टाइन का रास्ता है और इतना भाग ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो इतने में से स्टूल निकलेंगे, तो गोल सॉसेज शेप स्टूल नहीं होंगे, रिबन जैसे स्टूल पास होंगे। ओके, ओल्ड स्टूडेंट जिन लोगों ने पीडियाट्रिक स्टडी कर दिया है, रिबन लाइक स्टूल कौन सी कंडीशन में होता था पीडियाट्रिक में? हीट स्प्रंग डिजीज, वेरी गुड। सो ऐसी चीजें याद रखनी होगी। रिबन लाइक स्टूल पीडियाट्रिक पेशेंट में हीट स्प्रंग डिजीज में भी देखने को मिल सकता है। अगर रेक्टम में ट्यूमर है, यहाँ पर नीचे की साइड, यहाँ पर रेक्टम में ट्यूमर है, तो देयर विल बी ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। एक बार कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऐसे ऑल्टरनेटिवली देखने को मिलेगा। सो दिस आर द एबनॉर्मल स्टूल्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ कोलोरेक्टल या इंटेस्टिनल कैंसर। नेक्स्ट होगा गार्डनिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल मास, दैट इज लेट साइन। पेशेंट ऐसे गार्डनिंग करेगा, पेशेंट को बहुत पेन होगा, देयर विल बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल मास भी फील होगा। अगर ट्यूमर बहुत बड़ी हो गई है तो आपको पाल्पेशन में फील भी होगा, दैट इज लेट साइन। नेक्स्ट इज केशिकिया। केशिकिया मतलब क्या होगा? केसिक्सिया मतलब क्या? एनी आइडिया? केसिक्सिया मतलब कभी सुना है? ओके, सो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्हेनेवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम, इट इज कॉल्ड एज, व्हेनेवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं इन अवर मेडिकल टर्मिनोलॉजी? इट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। यस, उसको हम सिंड्रोम बोलेंगे। सो केशिकिया इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और वी कैन से इट इज अ सिंड्रोम, जहां पर सारी जीआई सिस्टम के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पेशेंट को लाइक वेट लॉस हो जाएगा, एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट खाना पीना बंद कर देगा, देयर विल बी एनोरेक्सिया, देयर विल बी वेट लॉस, देयर विल बी मसल वेस्टिंग आल्सो, मसल्स भी वेस्ट हो जाएंगे सारे।
पेशेंट को लाइक वीकनेस ज्यादा होगी, फटीग ज्यादा होगा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। HIV वाले पेशेंट में भी ऐसा होता है, देखा है, वो खाना बंद कर देता है, वेट लॉस हो जाता है, मसल वेस्टिंग भी, एकदम दुबला पतला हो जाएगा, वीकनेस होगी। तो जो भी क्रोनिक बीमारियां है, HIV है, एड्स है, TB है, COPD वाले पेशेंट है, क्रोनिक इलनेस वाले, ये इंटेस्टिनल कैंसर वाले पेशेंट है, ये सारे पेशेंट में कैसिक्सिया आपको देखने को मिलेगा। दैट इज सो लेट साइन, बहुत जब कैंसर एडवांस हो जाता है तब ये देखने को मिलता है। बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसको हम सिंड्रोम बोलेंगे। पता चला व्हाट इज कैक्सिक्सिया? यस और नो? कि कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो वो भी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। मास नोटेड ऑन बैरियम, masses noted on barium enema, colonoscopy, CT scan and sigmoidoscopy. Yes, barium enema पता है वो क्या है? What is barium enema? बैरियम टेस्ट ऐसा कुछ सुना है? बैरियम स्वेलो भी बोलते हैं उसको हॉस्पिटल्स में। डाई वाला कुछ कोलोनोस्कोपी ऐसा कुछ देखा है? रिस्पॉन्ड यस और नो? ઇન્સર્ટ કરીને વિઝ્યુલાઇઝેશન કરીએ. हाँ, आपने देखा है कि पेशेंट को कुछ पिलाया जाता है लिक्विड, पूरा एक बॉटल भर के, दिखने में एकदम पानी जैसा दिखेगा, क्लियर होगा, वो पेशेंट पिएगा, फिर पेशेंट का CT स्कैन, कोलोनोस्कोपी और वो सब किया जाता है, देखा है? યસ. हाँ, सो वो लिक्विड क्या होता है? बैरियम स्वेलो वाला लिक्विड होता है। पिला के हम कर सकते हैं, सो पूरी इंटेस्टाइन देखेंगे, इसमें बैरियम एनीमा देंगे, मतलब सिर्फ नीचे से हम बैरियम इंसर्ट कर रहे हैं, फिर हम कोलोनोस्कोपी करेंगे, CT स्कैन करेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी करके सब कुछ देखेंगे कि कुछ दिख रहा है कि नहीं, कुछ ट्यूमर दिख रहा है कि नहीं। तो डाई, बैरियम इज अ काइंड ऑफ डाई जो हम स्वेलो भी करवा सकते हैं, एनीमा के फॉर्म में भी दे सकते हैं। सो वो सब कर सकते हैं हम, उसमें भी मासेस हमें दिखेंगे। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग। नाउ इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं, हमें पता है मेन इंटरवेंशन उसकी कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी होगी, बट दूसरे कुछ सपोर्टिव इंटरवेंशंस, जनरल इंटरवेंशंस भी हम कर सकते हैं। मॉनिटर द साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती थी ट्यूमर की, कैंसर की, वो सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, लाइक which include bowel perforation with peritonitis। अगर पेरिटोनाइटिस होगा, bowel perforate हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, तो पेरिटोनाइटिस के साइन एंड सिम्टम होंगे। पेरिटोनाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे वो हम GI सिस्टम में देखेंगे। सो उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे आपको। एब्सेस एंड फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाएगा, तो देयर विल बी फीवर एसोसिएटेड विद पेन, फीवर होगा, इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस हुआ है तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर होगा, फिस्टुला फॉर्मेशन की वजह से पेन और वो सब होगा। ब्लीडिंग होगा, हेमरेज, तो साइन ऑफ शॉक दिखेंगे आपको, बिकॉज ब्लड लॉस हो रहा है। एंड कंप्लीट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो एब्डोमेन डिस्टेंड होता जाएगा, स्टूल बंद हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ बोवेल परफोरेशन विच इंक्लूड्स, ओके, बॉवेल परफोरेशन हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा इंटेस्टाइन में, तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? लो ब्लड प्रेशर, रैपिड एंड वीक पल्स, डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। बॉवेल परफोरेशन के होल हो जाता है तब ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, एकदम रैपिड एंड वीक पल्स होगी, टेकीकार्डिया होगा बट उसकी क्वालिटी वीक होगी, डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा बिकॉज सब कुछ होल क्रिएट होके पेरिटोनियल कैविटी में अक्यूमुलेट हो गया है, देयर विल बी एलिवेटेड टेम्परेचर। मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? विच इंक्लूड्स वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग होगी कैसी? वॉमिटिंग में फीसिस भी होंगे, फीकल कंटेंट्स। नॉर्मली हमें जब वॉमिट होती है तो स्टमक में से सारा वॉमिटस बाहर निकलता है, तो जो भी खाना खाया होगा पेशेंट ने वो निकलेगा, बट इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है तो पूरा नीचे से सब कुछ बैक फ्लो होगा, आगे तो जा नहीं पा रहा है, तो सब कुछ इंटेस्टाइन में से, स्टमक में से होके इसोफेगस में बाहर निकलेगा, तो वो पेशेंट की वॉमिटिंग में, वॉमिटस में आपको फीकल कंटेंट भी देखने को मिलेगा, फीसिस भी देखने को मिलेंगे। देयर विल बी पेन, देयर विल बी कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस के। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि अ पर्सन केम admitted to the hospital with the history of intestinal
ट्यूमर, उसको इंटेस्टिनल ट्यूमर है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, यू आर गिविंग अ केयर, रेगुलर उसकी केयर चल रही है, सडनली पेशेंट does vomiting and in the vomiters there is a presence of fecal contents, patient को पेन हो रहा है, पेशेंट का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया है, so what does or which interventions you will take? so इससे हमें साइन एंड सिम्टम से हमें पता चलना चाहिए कि पेशेंट को इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। गॉट इट? एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे पता चला? यस और नो? हाँ, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पेशेंट में ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो क्या है, आप इंटरवेंशन क्या करोगे? तो जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट को हुआ क्या, इंटरवेंशन कैसे करेंगे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि पेशेंट को इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर इंटरवेंशन उसके जैसे होंगे, उसके अकॉर्डिंग होंगे। सो नोट दैट एन अर्ली साइन ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इज इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी व्हिच प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन बॉवेल साउंड्स। जब इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट होने वाली होती है तो अर्ली साइन, स्टार्टिंग में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है, जो मूवमेंट वाली जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से जो बॉवेल साउंड है वो भी इंक्रीज होंगे, फिर धीरे 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 पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी एंड बॉवेल साउंड कम होते जाएंगे, हाइपो एक्टिव होते जाएंगे एंड धीरे धीरे एब्सेंट ही हो जाएंगे। सो इनिशियली बढ़ जाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन प्रोग्रेस करेगा, बढ़ेगा ऑब्स्ट्रक्शन, वैसे वैसे बॉवेल साउंड्स हाइपोएक्टिव होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। द हाइपोएक्टिव बॉवेल साउंड्स मे बी हर्ड, कम थोड़े थोड़े सुनाई देंगे, एंड और ज्यादा प्रोग्रेस हो जाएगा तो बॉवेल साउंड हाइपोएक्टिव में से कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएंगे। प्रिपेयर फॉर रेडिएशन pre-operatively to facilitate surgical resection and post-operatively to decrease the risk of reoccurrence or to reduce the pain, hemorrhage, bowel obstruction और metastasis। yes, जब भी सर्जरी करनी होती है तो डॉक्टर सर्जरी से पहले भी रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी के बाद भी देते हैं। अभी सर्जरी करने ही वाले हैं, ट्यूमर निकालने ही वाले हैं, तो उससे पहले रेडिएशन देने का मतलब क्या? तो पहले रेडिएशन देने का मतलब ये है कि हम जब सर्जरी करके उसको रिमूव करने वाले हैं तो तब वो कंट्रोल में रहे, हम इजीली वो ट्यूमर को रिमूव कर सके, उसको सप्रेस करना है, हमें रेडिएशन दे के वो सेल्स को डैमेज करना है, तो इजीली हम वो सारे ट्यूमर के सेल्स निकाल सके। दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ सर्जरीज में पहले भी कीमो एंड रेडिएशन दिया जाता है एंड सर्जरी के बाद भी कीमो रेडिएशन दिया जाएगा। बाद में क्यों देते हैं? द रीजन इज फर्स्ट, प्री ऑपरेटिवली देने का रीजन क्या है कि सर्जिकल रिसेक्शन इजीली हम कर पाए। पोस्ट ऑपरेटिवली देने का रैशनल क्या है कि रीअकरेंस, बाद में फिर से कैंसर ना हो जाए, रीअकरेंस ना हो, पेन ना हो, हेमरेज ना हो, बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, मेटास्टेसिस ना हो, ये सारी रिस्क कम करने के लिए हम पोस्ट ऑपरेटिवली देते हैं। नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन हम क्या करेंगे हमें पता है, we can give pre-operative radiation for local control and post-operative radiation for palliation may be prescribed। इसमें इंटरनल रेडिएशन हम दे सकते हैं, कैन वी गिव इंटरनल रेडिएशन? यस और नो? कैन वी गिव इंटरनल रेडिएशन इन दिस कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर? No. यस वी कैन, अगर रेक्टम है, सिग्मोइड डिसेंडिंग कोलन में है तो वहां पर हम इम्प्लांट रख के वहां पर दे सकते हैं। गॉट इट? बहुत अंदर है तो चलो नहीं दे सकते, बट नीचे की तरफ है, कोलोरेक्टल कैंसर है, तो हम इंटरनल रेडिएशन दे सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी, बट प्री ऑपरेटिव रेडिएशन, पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन थेरापी दे सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरापी टू कंट्रोल द सिम्टम्स एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो कीमो एंड रेडिएशन दे सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन कौन से है? बॉवेल रिसेक्शन, इतना पोर्शन, इंटेस्टाइन, इतनी इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ट्यूमर है तो इतना पोर्शन पूरा कट करके निकाल देंगे और यहाँ को इससे ज्वाइन कर देंगे, तो बॉवेल रिसेक्शन किया जा सकता है। लोकल लिम्फ नोड रिसेक्शन, उसके आसपास की जो लिम्फ नोड है उसको भी निकाला जा सकता है, एंड क्रिएशन ऑफ कोलोस्टोमी एंड इलियोस्टोमी भी किया जा सकता है। कोलोस्टोमी मतलब ये जो कोलोन है
ये लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलॉन बोलते हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग जहां पर भी ट्यूमर है और हमने उतने के पीछे का पूरा रिमूव किया है तो ओपनिंग वहां पर करेंगे, सो उसको कोलोस्टॉमी बोलेंगे। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने डायरेक्टली ओपन किया है तो इलियोस्टॉमी बोलेंगे। सो ये सर्जरिकल हमारे पास ऑप्शंस है। व्हाट इज कोलोस्टॉमी एंड इलियोस्टॉमी, उसके प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस देखते हैं। सर्जरी से पहले हमें क्या करना होगा बीइंग अ नर्स। So consult with the enterostomal therapist to assist in identifying optimal placement of the ostomy. Ostomy मतलब एब्डोमेन पर आपने देखा होगा ओपनिंग ऐसा क्रिएट किया जाता है। So एंटेरोस्टोमल थेरापिस्ट ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, उनकी विजिट अरेंज करनी पड़ेगी। वो आएंगे, पेशेंट को देखेंगे एंड फिर वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर ओपनिंग क्रिएट करना है एब्डोमेन पर, व्हाट विल बी द ऑप्टिमल बेस्ट प्लेस फॉर द ओस्टोमी, वो डिसाइड करेंगे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन प्रिस्क्राइब्ड प्री ऑपरेटिव डाइट। पेशेंट को सर्जरी से पहले कौन सा डाइट देना है वो हमें ध्यान रखना होता है। नो डाउट सर्जरी से पहले पेशेंट को एनपीओ करना होता है, बट एनपीओ करने से भी पहले पेशेंट क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता है वो हमें ध्यान रखना होगा। बॉवल प्रिपरेशन करनी होगी, लाइक लेक्सेटिव एंड एनीमा मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज पर द सर्जन प्रेफरेंस। आपने देखा होगा जो भी पेशेंट की जीआई सर्जरी होती है, सो बॉवल एम्प्टी किया जाता है, पेशेंट को अगले दिन आगे के दिन से ही रात से ही उसको मेडिसिन से एनीमा वो सब दे के पेट खाली करवाया जाता है। सो लेक्सेटिव एनीमा कुछ भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्जन प्रेफरेंस। Intestinal antiseptics and antibiotics may be prescribed to decrease the bacterial content of the colon and to reduce the risk of infection from the surgical procedure. हमें पता है कि कोई भी सर्जरी होती है डॉक्टर एंटीबायोटिक्स पहले ही दे देते हैं, सर्जरी से पहले ही एंटीबायोटिक का पाइन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर वी डोंट वांट कि सर्जरी के बाद उसको कुछ इन्फेक्शन हो। सो टू रिड्यूस दैट इन्फेक्शन रिस्क हम पहले से ही एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक्स दे देंगे। इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक्स में क्या होता है, एक लिक्विड होता है एनिमा जैसा, वो इंटेस्टाइन के अंदर ही डाला जाता है और वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होगा जो इंटेस्टाइन को कोट कर देगा कि वहां पर इंफेक्शन ना हो सके एंड फिर सर्जरी की जा सकती है। सो दीज आर द प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस। पेशेंट को एनबीओ एनपीएम करेंगे, एनबीएम एनपीओ भी करेंगे, वो भी एक प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन में ही आएगा। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन कोलोस्टॉमी की, पेशेंट की कोलोस्टॉमी की है, मतलब कोलोन में ओपनिंग करके बाहर ओप कर दिया है। हैव यू एवर सीन एनी पेशेंट ऑफ कोलोस्टॉमी? इमेजेस में, मूवीज में, रियल लाइफ में कभी देखा है कोलोस्टॉमी कैसा होता है? यस हाँ, Yes, सो उनके ma'am. एब्डोमेन पर, हाँ उनके एब्डोमेन पर एक ओपनिंग होता है। सो जस्ट इमेजिन कि कोलोस्टॉमी किया है तो हमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या देनी है। इफ द पाउच सिस्टम इज नॉट इन प्लेस, अप्लाई अ पेट्रोलियम जेली ओवर द स्टोमा टू कीप इट मॉइस्ट एंड कवर विथ अ ड्राई स्टराइल ड्रेसिंग। प्लेस अ पाउच ऑन द स्टोमा एज सून एज पॉसिबल। यस, जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, ये पेशेंट है उसके एब्डोमेन पर ऐसे स्टोमा होगा, ये उसकी लाइक हम बोलते हैं कि नेवल है और वहां पर यहाँ पर स्टोमा क्रिएट किया है। तो सर्जरी के बाद मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स की जो बैग आती है, ऐसे कोलोस्टोमी बैग ऐसे आती है ना, जहां पर स्टूल अक्यूमुलेट होता है, तो वो बैग, वो पाउच सिस्टम डायरेक्टली ओटी में से डॉक्टर लगाकर ही पेशेंट को वार्ड में भेजते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल कि पाउच सिस्टम नहीं लगाया है पेशेंट को, तो फिर स्टोमा को हम खुला तो नहीं छोड़ सकते वरना वो ड्राई हो जाएगा। सो वो स्टोमा के ऊपर पेट्रोलियम जेली वाला गॉस पीस आपको लगाना होगा स्टोमा के ऊपर, सो टू कीप इट मॉइस्ट। एंड फिर उसको एक गॉस पीस हमने पेट्रोलियम जेली लगाकर कवर किया, उसके ऊपर ड्राई वाला ड्रेसिंग करके दोनों ऊपर रख के हमने उसको कवर कर दिया। जितना लाइक जैसे जैसे ही पेशेंट रिसीव करते हो एज सून एज पॉसिबल हमें पाउच सिस्टम लगाना होता है। जब तक नहीं लगा लेते तब तक हमें पेट्रोलियम जेली वाला गॉस पीस एंड वो सब रख के उसको कवर रखना होगा। Got it? Yes, Yes ma'am. or no? हाँ. Now this is the question for old students. अगर पेशेंट पीडियाट्रिक पेशेंट है, ओमफेलोसिल है और ये हाइड्रोसिल है और ऐसा कुछ है, तो फिर उसमें पेट्रोलियम जेली वाला गॉस पीस लगाएंगे कि वेट गॉस पीस लगाएंगे? जिसने पीडियाट्रिक स्टडी कर लिया है, गिव मी द आंसर। गैस्ट्रोसिचीज है, फिर एबिसरेशन हो गया है, ओमफेलोसिल है, ये सारे
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, तो क्या करना होगा, पेट्रोलियम जेली वाला लगाएंगे। वेट स्टेराइल ड्रेसिंग। Why we cannot apply petroleum jelly gauze paste? उसमें ये जो सारी कंडीशन मैंने बोली उसमें पेट्रोलियम वाला लगाएंगे ना तो चिपक जाएगा, हाँ स्टिक हो जाएगा। ये ऑलरेडी ऑपरेटेड किया हुआ है, तो इसके ऊपर आप पेट्रोलियम जेली वाला गॉस पेस्ट लगा सकते हो। तो ये डिफरेंस याद रखना, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने तो कहीं पर ऐसा भी पढ़ा है कि वो भी लगा सकते हैं, कहीं पर ऐसा बोला है कि नहीं लगा सकते, बट यू हैव टू मेक अ डिफरेंस, किसमें पेट्रोलियम जेली वाला गॉस पेस्ट लगाना और किसमें सिर्फ वेट गीला किया हुआ लगाना है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ओके जब भी पेशेंट रिसीव करते हैं एज सुन एज पॉसिबल हमें पाउच सिस्टम को लगा देना होता है, बट जब तक नहीं लगाते, जब तक पाउच सिस्टम आती नहीं है तब तक उसको खुला भी नहीं छोड़ सकते, तो उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली वाला गॉस पीस एंड वो गॉस पीस के ऊपर ड्राई वाला गॉस पीस रखकर आपको कवर कर देना है, ड्रेसिंग कर देना है। मॉनिटर द पाउच सिस्टम फॉर प्रॉपर फिट एंड साइंस ऑफ लीकेज, एम्प्टी द पाउच सिस्टम व्हेन 1/3 फुल। अगर पाउच सिस्टम ऑपरेटिंग रूम से ही सर्जन ने लगाकर ही भेजा है तो हमें चेक करना है कि वो प्रॉपरली फिट तो है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, एंड अगर वो भर जाती है तो 1/3 फुल हो जाए, थोड़ा ही बाकी है, ऐसे पाउच है ऐसे और इतना भर जाए तो हमें खाली कर देना है, उसको फुल नहीं भरना होता है कभी भी। मॉनिटर द स्टोमा फॉर साइज, अनयूजुअल ब्लीडिंग, कलर चेंजेस एंड नेक्रोटिक टिश्यू। ये जो स्टोमा है जो ओपनिंग क्रिएट किया है उसको चेक करना होगा, उसकी साइज कैसी है, अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, उसका कलर चेंज चेक करना है, नेक्रोसिस है कि नहीं ये चेक करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, हाँ ये आपको याद रखना होगा। नोट दैट द नॉर्मल स्टोमा कलर इज रेड और पिंक इंडिकेटिंग हाई वास्कुलरिटी। पेशेंट है और अगर उसका स्टोमा आपको बीफी रेड या पिंक दिख रहा है, सो इट इंडिकेट्स गुड थिंग, नॉर्मल है, इट इंडिकेट्स वेस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई अच्छा है। अगर पेल पिंक स्टोमा है इट इंडिकेट्स लो हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल। अगर पेल दिख रहा है आपको स्टोमा पेल पिंक जैसा दिख रहा है मतलब हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लो हो गया है। क्यों लो हो गया है? ड्यू टू ब्लड लॉस। सो दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? पेल पिंक दिखता है तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नॉर्मल एबनॉर्मल, यस। सो नॉर्मल एक ही है, एकदम रेड या पिंक दिखेगा दैट इज नॉर्मल। अगर पेल पिंक दिख रहा है, फिर साइनोस दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, पर्पल दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ये सारे कलर्स कैसे होंगे? दिस आर ऑल्सो एबनॉर्मल। सो नॉर्मल सिर्फ यही कलर है, उसके सिवाय कोई भी कलर दिखता है वो एबनॉर्मल है। उसका पीछे का रीजन भी पता लगाना है कि रेड एंड पिंक है मतलब ब्लड फ्लो अच्छा है, पेल पिंक है मतलब एचबी एंड हिमेटोक्रिट कम हो गया है ड्यू टू ब्लड लॉस, एंड धीरे धीरे फिर ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा तो टिश्यूज नेक्रोज हो जाएंगे। तो ब्लू साइनोज है, पर्पल है, ब्लैक है, कोई भी कलर हो गया, दिस इंडिकेट्स नेक्रोसिस ऑफ द स्टोमा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली कॉम्प्रोमाइज हो गया है, सो वो नेक्रोस हो गया है। तो दिस आर ऑल्सो एबनॉर्मल। सो ये चीज याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चन आएंगे। असेस द फंक्शनिंग ऑफ द कोलोस्टोमी, ये जो कोलोस्टोमी ओपनिंग क्रिएट किया है उसका फंक्शन भी चेक करना है कि वो अच्छे से काम तो कर रहा है। यूजुअली फंक्शनिंग स्टार्ट्स इन 2 to 3 days। स्टोमा ओपन किया है, अभी पेशेंट उतना खाना भी नहीं खा रहा है तो उतना फंक्शन नहीं होगा, 2 to 3 days में नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगा स्टोमा का। Expect that the liquid stool be post-operatively but will become more solid depending on the area of colostomy। सर्जरी के बाद इनिशियली स्टूल एकदम लिक्विड ही होगा, फिर धीरे धीरे वो सॉलिड बनेगा डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि कहाँ पर किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर असेंडिंग कोलॉन में कोलोस्टोमी किया है तो लिक्विड स्टूल एक्सपेक्ट करना है, बिकॉज अभी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, अभी असेंडिंग कोलॉन में ही हमने ओपनिंग क्रिएट कर दिया है तो स्टूल में पानी एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, पानी वहां से निकलेगा ही नहीं, तो लिक्विड स्टूल ही निकलेगा। लूज टू सेमी फॉर्म्ड स्टूल फ्रॉम द ट्रांसवर्स कोलॉन कोलोस्टोमी, अगर हमने ये ट्रांसवर्स कोलॉन है वहां पर ओपनिंग क्रिएट किया है तो थोड़ा पानी असेंडिंग कोलॉन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो स्टूल कैसा होगा? लूज होगा या तो सेमी सॉलिड होगा, सेमी फॉर्म्ड सेमी सॉलिड स्टूल होगा। एंड अगर डिसेंडिंग कॉलम में यहाँ पर ओपनिंग क्रिएट किया है तो फिर वो स्टूल कैसा होगा? एकदम नॉर्मल स्टूल जैसा होगा, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पानी स्टूल में से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया स्टूल के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, उसकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट है, बट तीनों के तीन केसेस में पोस्ट ऑपरेटिवली इनिशियली तो तीनों के तीन जगह में से लिक्विड आएगा,
फिर धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी, स्टार्टिंग में लिक्विड होगा, अगर असेंडिंग कोलन है तो बाद में भी लिक्विड होगा, फिर ट्रांसवर्स कोलन है तो स्टार्टिंग में लिक्विड होगा, फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड स्टूल आएगा, एंड डिसेंडिंग कोलन है तो स्टार्टिंग में लिक्विड होगा, फिर धीरे धीरे नॉर्मल स्टूल होता जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, तो आपको पता चले अगर डिसेंडिंग कोलन में भी लिक्विड स्टूल आ रहा है मतलब दिस इज नॉट नॉर्मल, देयर इज सम प्रॉब्लम, बिकॉज डिसेंडिंग कोलन में लिक्विड नहीं आना चाहिए। fecal matter should not be allowed to remain on the skin। ये जो ओपनिंग है ये एब्डोमेन है और उसके ऊपर स्टोमा है, तो उसके आसपास ऐसे फीसिस चिपक जाए, फीकल मैटर पेशेंट का स्टूल चिपक जाए तो उसको क्लीन करना है। इट शुड नॉट रिमेन ऑन द स्किन ऑफ द पेशेंट, वरना वहां पर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन ये सब हो सकता है, तो उसको स्किन पर रहने नहीं देना है, उसको क्लीन करते रहना है। ओके, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब, पेशेंट को पेन होगा एंड इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। इरिगेट द पेरिनियल वुंड इफ प्रेजेंट एंड इफ प्रिस्क्राइब, एंड मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन। पेरिनियल वुंड मतलब नीचे की साइड, जहां पर यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग है, सो वो पेरिनियल वुंड है, अगर वहां पर कुछ इंसिजन रखा है डॉक्टर ने और वहां पर कुछ है तो वहां पर भी इरिगेशन करके उसको क्लीन करना होगा, वहां पर कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए वो भी देखना होगा। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर फॉर पेरिनियल ईचिंग एंड पेन, पेरिनियल रीजन में ईचिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको भी कंफर्ट मेजर प्रोवाइड करना है। Instruct the client to avoid foods that cause excessive gas formation and odor. Carbonated beverages should also be avoided. जो भी पेशेंट स्टॉमी वाला है, वेदर इट इज कोलोस्टॉमी और इलियोस्टॉमी, उनको बोलना है एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन फूड ना खाए, लाइक ब्रोकली, कैबेज है, कैश्यूज है, उसमें से गैस ज्यादा बनता है, तो जितना गैस फॉर्मेशन ज्यादा होगा उतनी बहुत ही खराब स्मेल आएगी वो स्टॉमी में से। सो पेशेंट को बोलना है अवॉइड दिस फूड्स, बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी नहीं लेनी है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन स्टोमा केयर एंड इरिगेशन एज प्रिस्क्राइब, स्टोमा की केयर कैसे करनी है घर पे, इरिगेशन सब कुछ कैसे करना है वो सब सिखाओगे पेशेंट को। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट ऑन व्हेन टू रेज्यूम द नॉर्मल एक्टिविटीज, instruct the client on when to resume the normal activities including work, travel, sexual intercourse as prescribed। provide psychosocial support, पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी है, हेल्थ एजुकेशन देना है कि नॉर्मल एक्टिविटी कब से स्टार्ट कर सकता है, लाइक जॉब पर जाना, ट्रैवल करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स कब से करना है वो सब आप सिखाओगे जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे। एंड उसकी बॉडी इमेज चेंज हो गई है, एक ओपनिंग है बाहर, सो उसको साइको सोशल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी देना है। सो दिस इज द पोस्ट ऑपरेटिव केयर of colostomy। next is post operative care of ileostomy। बाकी केयर, जस्ट अ मिनट, बाकी केयर सिमिलर होगी, सिर्फ कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। तो हेल्दी स्टोमा वी नो दैट इज रेड और पिंक इन कलर। पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज विल बी डार्क ग्रीन एंड प्रोग्रेस टू येलो एज क्लाइंट बिगिंस टू ईट। स्टार्टिंग में सर्जरी के बाद जो ड्रेनेज निकल रहा है ओपनिंग स्टॉमी में से वो एकदम डार्क ग्रीन कलर का होगा, फिर धीरे धीरे पेशेंट खाना स्टार्ट करेगा, बिकॉज वहां पर अभी स्टूल नहीं है, जो सारे गैस्ट्रिक जूसेस है वो ही निकल रहे हैं, सो ग्रीन ग्रीन कलर का ही निकलेगा। फिर जैसे जैसे पेशेंट खाना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे येलो कलर का लिक्विड ही स्टूल निकलेगा, बिकॉज इलियोस्टॉमी है, इलियोस्टॉमी में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जो बॉडी रीएब्जॉर्ब करती है वो नहीं होता है, सो स्टूल इज लिक्विड, पोस्ट ऑपरेटिवली भी लिक्विड होगा, लाइफ टाइम के लिए वो लिक्विड ही होगा। So, due to that liquid stool, there is a risk of dehydration and electrolyte imbalance exists because majority of पानी वहां से लॉस हो जाता है। हमारी इंटेस्टाइन क्या करती है, पानी को बचाती है रीएब्जॉर्ब करके, बट यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो सारा लिक्विड स्टूल निकल रहा है, सो दैट इज व्हाई देयर इज अ रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो न्यू स्टूडेंट थे जिनका ओरिएंटेशन था, जब हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे तो एक ऑप्शन देखा था कि किसको डिहाइड्रेशन का रिस्क है, तो हमने आपको क्वेश्चन हुआ था कि व्हाई इलियोस्टॉमी देयर इज अ रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन, गॉट इट नाउ, यस और नो न्यू स्टूडेंट्स? हाँ, सो वो वहां पर रिस्क ज्यादा है ड्यू टू लिक्विड स्टूल। नेक्स्ट इज रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर, मॉनिटर स्टोमा कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमा कलर स्टोमी में, इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी, कोई भी स्टोमी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
A dark blue, purple, black stoma indicates compromised circulation requiring notification to surgeon. ये सारे नेक्रोसिस हो गए हैं. तो कोई भी कलर दिखता है आपको, डार्क ब्लू, पर्पल, ब्लैक स्टोमा दिखता है, सो इट इंडिकेट्स कि सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है, देयर इज अ नेक्रोसिस एंड वी हैव टू इमीडिएटली नोटिफाई द सर्जन. तो नॉर्मल सिर्फ रेड और पिंक कलर का है, पेल पिंक, डार्क ब्लू, पर्पल, ब्लैक, साइनोस, ये कुछ भी कलर दिखता है, सो दिस इज एबनॉर्मल कलर. सो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोमा का. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट intestinal cancer. Lung cancer is so lengthy, we cannot complete it. Okay, let's do a quick revision. आज हमने क्या देखा? So today we have seen only two cancer, pancreatic cancer and intestinal cancer. Pancreatic cancer मतलब cancer of the pancreas. उसके assessment finding देखे, sign and symptoms क्या होंगे, and interventions देखी. कीमो रेडिएशन कॉमन है. सर्जरी, सर्जरी में इसमें वीपल प्रोसीजर की जाती है. वीपल प्रोसीजर मतलब क्या? स्टमक का कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया जाएगा, पेंक्रियास का रिमूव कर दिया जाएगा, डिओडिनम रिमूव कर दिया जाएगा एंड गॉल ब्लैडर एंड सिस्टिक डक्ट रिमूव कर दी जाएगी. सो अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्टमक, पेंक्रियास, बाइल डक्ट, वो सब कुछ जेजुनम के साथ अटैच कर दिया जाएगा. सो उसको, ये वीपल प्रोसीजर उसका नाम है. उसमें करते क्या है डॉक्टर्स? पेंक्रिएटिको डिओडिनेक्टोमी करते हैं एंड पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे. उसके साथ साथ एनास्टोमोसिस करेंगे. किसका किसका? तो पेंक्रिएटिको जेजुनोस्टोमी करेंगे, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करेंगे, कोलेडिको जेजुनोस्टोमी करेंगे. पोस्ट ऑपरेटिव हमने उसकी केयर देखी. फिर इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स देखे. इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स मतलब ट्यूमर ऑफ द कैंसर, कहीं पे भी हो सकता है कैंसर. रिस्क फैक्टर्स क्या है उसके, वो हमने देखा कि. देन हमने असेसमेंट फाइंडिंग देखा. टूल डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर ऑफ द कोलन, कहाँ पर है ट्यूमर, उसके अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग होंगे, स्टूल अलग अलग होगा. फिर हमने देखा केकेक्सिया. व्हाट इज दैट? केकेक्सिया मतलब, व्हाट इज केकेक्सिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज केकेक्सिया? Group of symptoms. ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. कैसे सिम्टम्स? कैसे सिम्टम्स? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कैसे सिम्टम्स होंगे? मैंने समझाया तब तो आपको पता चल गया था. नाउ टेल मी, कैसे सिम्टम्स होंगे, क्या होगा? Which symptoms will be there? किसी को पता है? Does anyone have answer? You guys are sleeping or something else? Okay, so there will be. Yes, someone is trying to speak something or not? मसल वास्टिंग થશે અને વેટ લોસ થશે. Yes. So सिर्फ ये दो नहीं है, there will be muscle wasting, weight loss, anorexia, weakness, fatigue, ये सब कुछ होगा. जैसे बहुत टाइम से बीमार हो पेशेंट तो कैसा हो जाता है, खाना खाना बंद कर देगा, वेट लॉस हो जाएगा, उसके मसल्स पे एकदम दुबला पतला हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी. सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेस्टिनल ट्यूमर में ही केकेक्सिया देखने को मिलेगा. जो ऐसी क्रोनिक बीमारियां है, लाइक HIV एड्स में भी पेशेंट ऐसा हो जाता है, टीबी क्रोनिक है तो भी ऐसा हो जाता है. तो बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें पेशेंट ऐसा हो सकता है. फिर मास आपको दिखने को मिलेगा बैरियम एनीमा की मदद से. हमने जनरल इंटरवेंशन देखी कि क्या क्या इंटरवेंशन, सपोर्टिव इंटरवेंशन की जा सकती है. नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल देखा. नॉन सर्जिकल में कीमो एंड रेडिएशन दिया जा सकता है. सर्जिकल में बहुत सारी सर्जरीज है, बॉवेल रिसेक्शन, लिम्फ नोड रिसेक्शन, कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी करना ही पड़ेगा बॉवेल रिसेक्शन के बाद. सो कोलोस्टोमी की प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन हमने देखी. इसमें मेन चीज इंपॉर्टेंट स्टोमा का कलर है. एंड जब तक पेशेंट का सर्जरी के बाद
आइडियली डॉक्टर पाउच बैग अप्लाई करके ही पेशेंट को नीचे भेजते हैं, बट इफ इट इज नॉट देयर, आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि डॉक्टर ने नहीं लगाया है, तो क्या करना है, जब तक हम एज सुन एज पॉसिबल हमें लगाना है, बट जब तक नहीं लगा लेते पेट्रोलियम जेली वाला गॉस पीस से उसको कवर करना होगा। व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ स्टोमा? व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ स्टोमा? Red and pink. रेड एंड पिंक। व्हाट डज इट इंडिकेट? रेड एंड पिंक कलर है मतलब क्या? High vascularity. High vascularity, good blood circulation. What is the abnormal color of stoma? Which are the abnormal colors? Which are the abnormal colors? Pale pink. सिर्फ पेल पिंक ही एबनॉर्मल है? डार्क ब्लू, Brown. पर्पल, येलो। नॉट येलो, येलो कलर नहीं होता। पेल पिंक, Black. हाँ, डार्क ब्लू, पर्पल, साइनोस, ब्लैक, ये सारे एबनॉर्मल कलर्स है। पेल पिंक है मतलब Abnormal. लो हेमोग्लोबिन। लो हीमोग्लोबिन एंड लो हीमेटोक्रिट। क्यों होता है लो? ड्यू टू why there is low hemoglobin and low hematocrit? पेल क्यों हो गया? ब्लड लॉस। ब्लड लॉस की वजह से। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, धीरे धीरे स्टोमा कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा स्टोमा? डार्क ब्लू, पर्पल, ब्लैक ऐसा कलर का हो जाएगा। Pale pink. इसीलिए पेल पिंक में से, पेल पिंक है मतलब पेशेंट को ब्लड लॉस हो रहा है एंड हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट लेवल लो है, इसलिए पेल है। अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर एक टाइम आएगा कि सर्कुलेशन कंप्लीटली इम्पेयर्ड ही हो जाएगा, तो धीरे धीरे फिर वो नेक्रोस होना स्टार्ट हो जाएगा, डार्क ब्लू, पर्पल एंड वो सब हो जाएगा, एंड वो कलर इंडिकेट करता है देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन। गॉट इट? यस और Yes. नो? हाँ। सो इनिशियली कोई भी कोलोस्टोमी सर्जरी हो या इलियोस्टोमी सर्जरी हो, स्टार्टिंग में स्टूल लिक्विड होता है, फिर धीरे धीरे स्टूल की कंसिस्टेंसी चेंज होगी। अगर असेंडिंग कोलन में है तो स्टूल कैसा होगा? लिक्विड स्टूल। Liquid. डिसेंडिंग कोलन में है तो Normal. नियर नॉर्मल स्टूल होगा, एंड ट्रांसवर्स कोलन में है तो ट्रांसवर्स कोलन में है स्टूल ओपनिंग तो देयर इज अ कोलोस्टोमी ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, तो स्टूल कैसा होगा? Worst. सॉरी, Worst. I'm not able to understand what you are trying to say. ट्रांसवर्स कोलन में स्टूल कैसा होता है? असेंडिंग में लिक्विड, डिसेंडिंग में नॉर्मल, तो ट्रांसवर्स में कैसा होगा? हार्ड, तो डिसेंडिंग में कैसा होगा? Ascending में normal होगा. हाँ, तो फिर ट्रांसवर्स में कैसा होगा? Hard stool. नॉर्मल कैसा होता है? नॉर्मल सॉफ्ट होता है। नॉर्मल पर्सन जो डेफिकेट करता है उसका स्टूल हार्ड ही होता है, राइट? तो वो नॉर्मल तो डिसेंडिंग में से निकल रहा है, तो ट्रांसवर्स में भी सेम होगा। लिक्विड से सॉलिड सीधा हो जाता है कि बीच में कुछ एक कंसिस्टेंसी आती है? असेंडिंग में लिक्विड है, डिसेंडिंग में सॉलिड है, नॉर्मल है, तो बीच में कैसा होगा?
सेमी सॉलिड सेमी सॉलिड होगा, यस। इसमें इतना रॉकेट साइंस क्या था? सो जैसे जैसे स्टूल आगे बढ़ता है धीरे धीरे वो सॉलिड होता है। तो पहले लिक्विड होता है असेंडिंग में, ट्रांसवर्स में सेमी सॉलिड, कुछ कुछ पानी होगा उसमें। सो कंप्लीटली सॉलिड नॉर्मल स्टूल भी नहीं होगा, कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड होगा। एंड डिसेंडिंग में है तो फिर मोर टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, थोड़ा थोड़ा लाइक नॉर्मल स्टूल कैसा होता है वैसा होगा। सो दिस इज द मेन थिंग। ओके, अगर इलियोस्टोमी है तो स्टार्टिंग में स्टूल कैसा होगा? लिक्विड तो होगा, बट कलर कैसा होगा? व्हाट इज द कलर? इलियोस्टोमी में स्टार्टिंग में लिक्विड स्टूल का कलर क्या होता है? डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन होगा। एंड धीरे धीरे फिर उसका कलर कैसा होगा? कलर येलो। स्टूल लिक्विड होगा धीरे धीरे कि सेमी सॉलिड की सॉलिड होगा? थोड़े दिन लिक्विड बाद लिक्विड ही रहेगा, सिर्फ उसका कलर चेंज हो रहा है। ओके, इलियोस्टोमी में सबसे मेन रिस्क क्या है पेशेंट को? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का। क्यों? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इंटेस्टाइन में से चले जा रहे हैं विदाउट रीएब्सॉर्प्शन। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? સ્ટોમાનો કલર મોનિટર કરવાનો, લાઈક ડાર્ક બ્લુ, પર્પલ, બ્લેક. What it does it indicate? Compromise circulation and surgeon notification. Yes, we have to notify the surgeon. So this is so important. ये स्टोमा पर से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है कि स्टूल कैसा होता है, कहाँ पर कैसा होगा, उसका कलर क्या है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने होंगे। इफ यू कैन नॉट रिमेम्बर इट, प्लीज मेक अ नोट, स्टिकी नोट बना के लिख दो, कहीं पे भी चिपका दो, बिकॉज इस पर से क्वेश्चन आएंगे। एंड मैंने क्वेश्चन पूछा तभी आप कंफ्यूज हो गए, तो फिर एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा नहीं, इतना सिंपल वो गोल गोल इतना पैराग्राफ लिख के आपको क्वेश्चन पूछेंगे कंफ्यूज करने के लिए। सो ये चीज क्लियर कर देना है माइंड में। जस्ट राइट द नोट्स एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट ये याद रखना होगा। ओके, एनी डाउट इन टूडेज लेक्चर? Yes or no? नो मैम। Okay, then see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. थैंक यू मैम।